नाउ स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाई इज फोटोसिंथेसिस कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक। अब यह बात आप लोग को पता है, ठीक है ना। सॉरी, एक्सोथर्मिक कह रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक होता है, ये मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। रिएक्शन लिखनी है, यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सनलाइट के प्रेजेंस में, ओके, मतलब इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। सनलाइट में भी तो एनर्जी होती है ना, तो ये क्या है आपका, एक तरीके से एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, ओके, करेक्ट। एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, ठीक, क्योंकि लाइट भी एनर्जी का ही फॉर्म है, तो एक ऐसे ही एंडोथर्मिक है, ये आपको पता है। नाउ रिएक्शन मैंने आपको सिखाई हुई है क्लास में। कह रहा है व्हाई डू वी स्टोर। बच्चों देखिए, जब भी वो आपको किसी भी कंपाउंड को डार्क कलर की बोतल में स्टोर करने के लिए बोलेगा, तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए जरा, ध्यान से समझिए बच्चों। इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, दोनों में आपको डिस्कस कर रहा हूं, सुनो। देखो, जब भी किसी कंपाउंड को ये डार्क कलर की बोतल में स्टोर करने के लिए बोलेगा, है ना, डार्क कलर की बोतल का मतलब है ये इस तरीके से, देखिए एक बोतल होगी, ये ऐसे है ना, ग्लास की बोतल होगी या प्लास्टिक की भी हो सकती है, लेकिन कलर उसका डार्क रहेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों जब सनलाइट आएगी तो ये जो डार्क कलर है मोस्ट ऑफ द सनलाइट के कंपोनेंट को अंदर नहीं जाने देगा, ठीक है। इस बॉटल का डार्क कलर होने के कारण मोस्ट ऑफ द जो सनलाइट का जो कंपोनेंट है वो इसको एब्जॉर्ब, मतलब सनलाइट के कंपोनेंट को ये जो सरफेस है बॉटल का ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो सनलाइट अंदर नहीं जा पाएगी, या सनलाइट का वो कंपोनेंट अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि सनलाइट में बहुत तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, आपको पता है, तो वो वाला कंपोनेंट अंदर नहीं जा पाएगा, जो कंपोनेंट क्या करता है, डीकंपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, समझे। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये देखिए इन्होंने हमसे सवाल पूछा क्या, कि सिल्वर क्लोराइड को हम डार्क बॉटल में क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर सिल्वर क्लोराइड को डार्क बॉटल में नहीं रखोगे तो सिल्वर क्लोराइड पे अगर सनलाइट पूरा पूरा फॉल कर गया अच्छी तरीके से, यानी कि सनलाइट का हर एक कंपोनेंट अगर फॉल कर गया तो इसका डीकंपोजिशन हो जाएगा, आपको पता है, सिल्वर, और साथ में क्लोरीन गैस निकलेगी। तो इस डीकंपोजिशन रिएक्शन को हमें बचाना है, आपको पता है ना। तो इस डीकंपोजिशन रिएक्शन को हमें बचाना, नहीं तो आपका कंपाउंड खराब हो जाएगा ना, एजीसीएल। अब वो एजीसीएल रहा कहाँ, अब तो डीकंपोजिशन हो गया, तो सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, तो इसको हमको बचाना है जिससे हमारा ये कंपाउंड खराब ना हो। तो हम क्या करेंगे, इसको डार्क बॉटल में रखेंगे। डार्क बॉटल क्या करेगी, सनलाइट के मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स को जो इसको डीकंपोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक। तो ये चीज अब देख लीजिए, डार्क कलर बॉटल इंटरप्ट द पाथ ऑफ लाइट सच दैट द लाइट कैन नॉट रीच सिल्वर क्लोराइड इन द बॉटल्स एंड इट, है ना। तो यही चीज है, उसी को उन्होंने दूसरी भाषा में लिखा, आप पढ़ लेना। अब देखो बच्चों, इसी तरीके से ये वाला सवाल भी आता है, वाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2, सुन लो ध्यान से। H2O होता है आपका वाटर, ठीक है बच्चों, ये आपका वाटर है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। ये क्या है आपका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, क्या है ये आपका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है ना, करेक्ट। अब सुनिए ध्यान से, देखिए बच्चों, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, पता है ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है कि अगर इसके ऊपर सनलाइट गिर जाती है तो ये दो कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है, यानी कि डीकंपोज हो जाता है। क्या क्या बनाता है ये, अगर H2O2 को सनलाइट मिल गई, H2O2 को अगर कहीं से सनलाइट मिल गई तो सनलाइट में क्या होता है, एनर्जी होता है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करता है, ये डीकंपोजिशन कर देता है अपना, क्या क्या बना देता है, वाटर बना देता है और H2O बना देता है, साथ में ऑक्सीजन गैस निकल जाती है, ठीक। तो ये H2O और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है, तो ये आपको बचाना है, ऐसा नहीं होने देना है, क्योंकि आपको ये केमिकल सुरक्षित रखना है एकदम, क्योंकि आपको यूज करना होगा लेबोरेटरी में कहीं पे, तो उसको बचा के रखना है, ऐसा का ऐसा। तो आप क्या करोगे, इसको डार्क बॉटल में रखो, फिर से वही काम होगा, डार्क बॉटल में जो भी सनलाइट के कंपोनेंट जो इस H2O2 को डिकम्पोज करते हैं, बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ 2 2 लगा लीजिएगा तो बैलेंस हो जाएगी इस तरीके से, ठीक। अब सुनिए बच्चों, ये बैलेंस रिएक्शन लिखी हुई है, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होने देना आपको, H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डीकंपोजिशन से बचाना है। तो समझ गए, इसका आंसर आप पढ़ लेना। तो ये दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर नेचुरली अकरिंग क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स, ठीक है बच्चों। ये मेटल नॉन मेटल में मैंने डिस्कस किया था, फिर से थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं जरा सा, यहां पर ये देखिए, ये मेटल नॉन मेटल से क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बच्चों। जितने भी मेटल के क्लोराइड होते हैं और मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या था बच्चों, क्वेश्चन था आपका हाँ, स्टेट द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर नेचुरली अकरिंग क्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स, ठीक है। तो ये देखिए, कोई मेटल का क्लोराइड ले लेते हैं पहले हम, ये देखिए मेटल का क्या ले लेंगे, क्लोराइड ले लेंगे, ठीक। चलिए, जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये सॉलिड होता है, सबसे पहले इसको आप गर्म करते हो और मोल्टन स्टेट में लेके आते हो, ठीक, ओके, करेक्ट, यस। क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज नहीं क्लियर आ रही है, बताइए,
क्या मेरी आवाज क्लियर है? बोलो जल्दी से। हाँ, यस। हाँ, थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा होगा बट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, नाउ देखिए NaCl, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सोडियम क्लोराइड को हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम मोल्टन स्टेट में लेके आएंगे, यानी कि इसको हम गर्म करते हैं, ठीक है, और ये मोल्टन स्टेट में आ जाता है, यानी कि सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। तो NaCl और लिक्विड यहां पर बन जाएगा इस तरीके से, ओके करेक्ट। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूं वैसे। यस, चलिए देखिए जरा ध्यान से। तो NaCl को सबसे पहले आप ये जो सॉलिड फॉर्म होता है इसको मोल्टन फॉर्म में लेके आते हो, ठीक है, मतलब इसको आप हाई टेम्परेचर देते हो तो ये मेल्ट कर जाता है, ठीक है ना। तो जब ये अपने मोल्टन स्टेट में होता है, ठीक है, तो मोल्टन स्टेट में इसके पास दो तरीके के आयन होते हैं, कौन कौन से, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, ठीक है। तो इसके मोल्टन स्टेट में इसके पास दो तरीके के आयन होंगे, ये इस तरीके से, क्या, Na+ और Cl-, ठीक। तो हम क्या कराते हैं, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं। कैसे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इसमें क्या होता है देखिए। नॉट ऑडिबल, क्यों भाई, आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है, बताइए ये सोनो, बोलिए बच्चों, आवाज आ रही है, सही है ना। हाँ, तो क्या दिक्कत है, सही है। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में बच्चों क्या होता है, ध्यान समझिए। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके सुनिए ध्यान से। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुन लो, इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, याद रखिएगा, ठीक। अब सुनो, एनोड होता है आपका क्या, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक, और कैथोड होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल, करेक्ट। और याद रखिएगा एनऑक्स रेड कैट, ये मैंने आपको क्लास में बहुत बार बताया है, फिर से सुनिए, एनऑक्स और रेड कैट, ठीक, मतलब एनऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन जहां पर होगा वो एनोड होगा, और रेड कैट का मतलब है, समझे, एन का मतलब एनोड, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। मतलब जहां पर आपका क्या हो रहा होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, वहां ऑक्सीडेशन होगा, और वो होता कहां पर है, एनोड पे। तो एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और एनोड होता है आपका पॉजिटिव, ठीक। और सुनो, रेड कैट का मतलब, रेड का मतलब रिडक्शन, ठीक, और कैट का मतलब होता है कैथोड, ठीक, यानी कि कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सही है। अब आ जाइए, सबसे पहले आप देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाइए, तो एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे, एट एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में, एट एनोड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, ये जो आपने क्या लिया है, मेटल का क्लोराइड लिया हुआ है, ध्यान से चेक करिए, मेटल का क्लोराइड जो मोल्टन स्टेट में, तो उसके पास कैटायन है, एनायन है, तो एनायन कहां जाएगा, एनायन पे माइनस है, तो ये कहां जाएगा, प्लस वाले पे, यानी कहां जाएगा, एनोड पे, ठीक। तो एनोड पे क्या होता है, प्लस साइन होता है, इसलिए ये जो एनायन है, क्योंकि इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये जाएगा कहां पर, एनोड पे। तो Cl- जाएगा एनोड पे, और ये क्या करता है, पढ़ो ध्यान से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो क्लोराइड आयन है ये अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, और क्लोरीन यहां इस तरीके से एटॉमिक फॉर्म में बनेगा, लेकिन आपको पता है क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में बनता नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो यहां 2 लगाओगे, तो यहां भी 2 लगाना पड़ेगा, तो यहां भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो 2 क्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ठीक। इसके बाद एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा बताइए, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड का मतलब है नेगेटिव टर्मिनल पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन गेन करेगा, सोडियम आयन, क्योंकि Na के ऊपर प्लस है, तो ये आ जाएगा यहाँ माइनस वाले पे, यानी कि कैथोड पे अट्रैक्ट होके, ठीक है, Na के ऊपर प्लस है तो ये कैथोड पे माइनस पे अट्रैक्ट होके आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। चेक कर लो कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए, क्योंकि एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 सोडियम के एटम बना देंगे इस तरीके से। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है, ओवरऑल रिएक्शन ये हो रही कि NaCl का हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया, क्या किया, इलेक्ट्रोलाइटिक
रिडक्शन किया। अब इसका नाम, इस टॉपिक का नाम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्यों है? क्योंकि ध्यान से चेक करिए बच्चों, जहां कैथोड पे जहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, ये देखो ये रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो मेटल तो तुम्हें वहीं मिल रहा है ना, ये लो मेटल, सोडियम मेटल तो तुम्हें कहां मिल रहा है? तुम्हारा मेन टारगेट क्या है? मेटल को बाहर निकालना। तुम्हारा मेन टारगेट क्या है? मेटल को बाहर निकालना, है ना? तो मेटल को बाहर निकालने के लिए रिडक्शन करना पड़ रहा है, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, चेक कर लो, तभी तो मेटल मिल रहा है, यानी कि कैथोड पे तुम्हें मेटल मिल रहा है। इसलिए टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो याद रखिएगा, मेटलर्जी में आपको पढ़ाया गया है, ठीक है? उस केमिकल रिएक्शन का क्या नाम है जिसमें आप कोई मेटल का क्लोराइड लेते हो या मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड अभी मैं लेके आपको दिखाऊंगा, मेटल का क्लोराइड ले लो और चाहे मेटल का ऑक्साइड ले लो, तो मेटल आपको कहां मिलता है? जहां रिडक्शन होता है, यानी कि कैथोड पे। इसलिए टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से रिडक्शन कराया हुआ है हमने, ठीक है ना? बात समझ रहे हो? तो एनोड कैथोड पे रिएक्शन होती है और हमें क्या मिल जाएगा? इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि Na अलग हो गया और क्लोरीन गैस आपकी अलग हो गई, ठीक? ये लीजिए, करेक्ट। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप चाहे मेटल का क्लोराइड ले लो और चाहे मेटल का ऑक्साइड ले लो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने मेटल का ऑक्साइड ले लिया Al2O3, इसको ये सॉलिड फॉर्म में, तो इसको पहले आप गर्म करोगे, हीट करोगे खूब, तो मोल्टन स्टेट में आ जाएगा Al2O3, यानी कि लिक्विड स्टेट में। अब इसके पास दो तरीके के आयन होंगे, कौन कौन से? एल्युमिनियम 3+ और O2-। सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए? एनोड पे जाएंगे, तो एट एनोड ऑक्सीडेशन होगा, ठीक? तो एट एनोड क्या होता है? एनोड पे क्या होता है? प्लस होता है, तो यहां ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो O2- यहां आएगा क्योंकि इस पे प्लस इस पे माइनस है, तो O2- आएगा यहां पर, ठीक? और क्या होगा? लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बाहर हो जाएंगे, सही है? और यहां पे हम 2 लगा देंगे और यहां 2 लगा देंगे, चेक कर लो, बैलेंस हो गया, ठीक? उसके बाद एल्युमिनियम आयन आएंगे कहां पर? कैथोड पे, और रिडक्शन हो जाएगा इसका, तो एट कैथोड क्या होगा? ये एल्युमिनियम आयन आएंगे, यानी कि Al3+, ठीक? और यहां पर क्या होगा बताओ, चेक कर लीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ये। अब बच्चे बोलेंगे कि भैया आपने तो वहां 2 निकाले हैं लेकिन 3 क्यों? भाई 2 ही इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना निकल रहे हैं, बहुत बहुत सारे आपके ऑक्साइड आयन है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, तो 3 हम ले लेने, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इस पे 3+ है तो 3- लेगा, तो एल्युमिनियम यहां मिल जा रहा है। तो एल्युमिनियम कहां मिला? कैथोड पे, जहां पे रिडक्शन होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी बताइए? Al2O3, और हमने इसका क्या करा दिया? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करा दिया। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराया तो एल्युमिनियम बाहर हो गया और ऑक्सीजन बाहर हो गया, इस तरीके से। बैलेंस वैलेंस की बात अलग है, वो सब आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर आप कितना लगा दोगे? 3, और यहाँ आप 2 लगा दोगे, तो यहाँ आपको 4 लगाना पड़ेगा, चेक कर लो, है ना? तो ये चीज़ है। तो यहाँ भी एल्युमिनियम आपको कहाँ मिला? कैथोड पे मिला, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है ना? इसलिए कभी भी मेटल के ऑक्साइड से मेटल निकालना हो या मेटल के क्लोराइड से मेटल निकालना हो, हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया एक बार डिटेल में। अब आ जाओ आप वापस यहाँ पर, ठीक? तो उन्होंने हमसे सवाल पूछा था, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर नेचुरली अकरिंग क्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ओके, ठीक? नेक्स्ट सवाल कह रहा, व्हाई इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज केप्ट? ये मैंने आपको बता दिया। नाउ व्हाई डू कॉपर वेसल्स लूज शाइन व्हेन एक्सपोज टू एयर? अब ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज में। चलो देखते हैं कितना याद है। कॉपर के बर्तन को एक्सपोज टू एयर, कॉपर से बना हुआ जो वेसल होगा बर्तन, अगर आप उसको एयर में रख दोगे तो बताओ कलर कैसा आएगा? कैसा कलर आएगा बताओ? कॉपर के ऊपर कलर कैसा आ जाएगा? बोलो, किसको याद है? ग्रीन आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों आता है? रीजन बताइए। कॉपर को अगर हमने एक्सपोज टू एयर कर दिया तो वो एयर में प्रेजेंट गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके, वाटर वाटर से रिएक्ट करके, वो 2 तरीके के कंपाउंड का मिक्सचर बनाता है। क्या क्या? कॉपर कार्बोनेट और .CuOH होल ट्वाइस। इसका मतलब क्या है? मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। मिक्सचर ऑफ कॉपर, यस यस यस, बेसिक, एक बच्चा बता रहा है बेसिक कार्बन कॉपर कार्बोनेट, सही है सही है सही है सही है, ठीक? तो बच्चों इस कंपाउंड के कारण कलर कैसा, मतलब कंपाउंड का मतलब इन दोनों कंपाउंड के मिक्सचर के कारण कलर कैसा आता है? ग्रीन आ जाता है, ठीक? बट हमें केवल क्या बताना था कि कॉपर वेसल को शाइन क्यों नहीं करता, हमें ये बताना था बस। रिएक्शन नहीं पूछी है और पूछी भी नहीं जाएगी, लेकिन हमने आपको डिटेल में बता दिया है। रिएक्शन एक्शन नहीं पूछी जाएगी इसमें। कह रहा है व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू एयर इट लूजेस शाइन ड्यू टू द कोरोजन बिकॉज अ ग्रीन कोटिंग इज डिपॉजिट ऑन इट, ओके? और
ग्रीन कोटिंग इन दोनों कंपाउंड के मिक्सचर के कारण आता है। और ध्यान सुनो, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द का यूज कर रहा है, कोरोजन। अगर आपने यहां कोरोजन शब्द नहीं लिखा एग्जाम में तो मार्क्स नहीं मिलेगा, इसका कोरोजन हो गया। ठीक है, पढ़ाया था आपको कोरोजन वाले टॉपिक में। अगर आपने यहां कोरोजन नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। सुन लीजिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात सुना, कोरोजन हो गया मेटल का, कॉपर मेटल का कोरोजन हो गया। ठीक, समझे? नेक्स्ट है, आ जाइए जरा। अब देखिए बच्चों, यहां पर आइए आप। ठीक, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 8, ये मैंने आपको बोला है कि आपको एनसीईआरटी वाले रिवीजन सीरीज में मैंने आपको बताया था याद करना है, अब तो भूल मत जाना। सुनो, शाइनी ब्राउन कलर का कंपाउंड एक एलिमेंट है एक्स, एक्स कोई एलिमेंट है शाइनी ब्राउन कलर का है, अब होगा कोई हमें नहीं पता, मान लो ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का कौन सा कंपाउंड होता था, याद करिए, ब्लैक कलर का कौन सा कंपाउंड होता था, कॉपर ऑक्साइड। यस, ब्लैक कलर का कौन सा कंपाउंड होता था बच्चों, कॉपर ऑक्साइड होता था ब्लैक कलर का। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको एक चीज यहीं पे दिखाना चाहता हूं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे, ध्यान से सुनिए बच्चों। यस, ये देखिए बच्चों, यहां पर देखिए, कहाँ गया, ये देखिए बच्चों, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया था, कॉपर ऑक्साइड बना था CuO। ठीक, तो फॉर्मूला है CuO। किसी क्वेश्चन बैंक में गलत लिखा हो तो उसको फॉलो मत करना, उन्होंने फॉर्मूला गलत लिखा है इसलिए मैंने आपको दिखा दिया एनसीईआरटी में। ये देखिए Cu2O लिखा है इन्होंने, ऐसा मत करिए। ठीक, ओके, CuO जो एनसीईआरटी में बना है आपको वही बताना है। तो X क्या है यहाँ पर, X कॉपर नाम का एलिमेंट है क्योंकि X एलिमेंट था, एलिमेंट है, और रेड शाइनी कलर का है। तो रेड कौन सा है, सॉरी रेड नहीं, शाइनी ब्राउन कलर का कौन सा एलिमेंट होता है, कॉपर। ठीक, तो मेटल कौन सा है यहाँ पे, कॉपर, यानी कि X क्या है, कॉपर है। और उसके बाद ब्लैक कंपाउंड कौन सा बना, कॉपर ऑक्साइड, यानी कि CuO है, Cu2O नहीं है, CuO है। ठीक, तो ब्लैक कंपाउंड क्या है, कॉपर ऑक्साइड, CuO, और एलिमेंट X कौन है, कॉपर है, खत्म। ठीक, कर लोगे, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहां पर देखिए 9th वाला क्वेश्चन सब लोग कर सकते हैं। N2+3S2 gives 2NH3, बैलेंस उसने ही कर दिया है, बस आपको बताना है टाइप ऑफ द रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, चेक कर लो। दो सब्सटेंस है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और ये मिलके एक सिंगल सब्सटेंस दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन है। ठीक, अगला सवाल, वाई डू सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम्स व्हेन एक्सपोज टू एयर। ठीक है, तो यहां पर भी एक शब्द का यूज करना है बच्चों। ठीक है, सिल्वर का कोरोजन हो रहा है एक तरीके से, सिल्वर की शाइन चली जाती है, उसका कोरोजन हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है सिल्वर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, Ag2S। ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक, तो ये ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है आपका, याद आया, बताइए याद आया, ठीक, याद आया, बताइए। ठीक, तो ये देखिए इन्होंने लिखा भी, इसका नाम क्या है, सिल्वर सल्फाइड। अगर आपको बैलेंस करना हो तो आप बैलेंस कर लो, यहाँ 2 लगा दोगे और ये बैलेंस हो गया मेरे ख्याल से, चेक कर लो। ठीक, तो ये जो सिल्वर सल्फाइड बना हुआ है ब्लैक कलर का, सिल्वर सल्फाइड, ये ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड, इसके कारण ही सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक कलर की सिल्वर सल्फाइड की लेयर आ जाती है। इसके कारण वो क्या होता है, टार्निश हो जाता है, यानी कि उसकी चमक चली जाती है। बताइए कोई डाउट है, रिएक्शन भी याद ही कर लो, क्या ही जा रहा है, बहुत आसान रिएक्शन है। ठीक, एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है बट फिर भी एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि सिल्वर सल्फाइड की लेयर आ जाती है। ठीक, सिल्वर सल्फाइड की लेयर आ जाती, तो आसान रिएक्शन है, याद कर लीजिए इसको। ठीक, हाँ, टार्निशिंग, टार्निशिंग, यस यस। नेक्स्ट सवाल आइए देखते हैं, गिव द रीजन व्हाई डू चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती चिप्स के पैकेट में, इसके दो रीजन है, मैंने आपको बताया था। पहला रीजन क्या बताइए, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, कि बाहर से अगर उसके ऊपर कोई बैठ जाए गलती से तो चिप्स टूट ना जाए कहीं, ये पहला है आपका। भाई समझ रहे हो ना, अंदर गैस भर दी तो अंदर से गैस प्रेशर लगा रही है, और बाहर से आप उसके ऊपर बैठ गए, बाहर से आप प्रेशर लगा रहे हो। ठीक है ना, करेक्ट। तो ये पहला रीजन है। और दूसरा रीजन क्या है कि रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि आपका फूड खराब नहीं हो। ठीक है, तो ये देखिए, टू प्रिवेंट द ऑयल एंड फैट्स ऑफ द चिप्स फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज और बिकम रेंसिड। ठीक है, ये सब क्लास में डिटेल में पढ़ाया हुआ, याद है। ठीक है ना, और आपको पता है नाइट्रोजन गैस रिएक्शन नहीं करती। नाइट्रोजन गैस क्या है, इनर्ट गैस है, मैंने आपको बताया था। नाइट्रोजन गैस जल्दी से नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शन नहीं करती है। ओके, नाउ आगे बढ़िए जरा, आगे बढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर कौन है, हमें आइडेंटिफाई करना है। सुन लो, जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सुना।
जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ध्यान से चेक करो, आपको चेक करना है Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, Fe3+। जिसको भरोसा नहीं है चेक कर लो जल्दी से। Fe के ऊपर 3+ होता है, O के ऊपर 2- होता है, ठीक है। तो ये इधर आएगा, सॉरी O2- है ना, ये 2 इधर ये इधर, तभी तो फॉर्मूला क्या बनेगा Fe2O3। तो Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +3। और यहाँ आयरन एटॉमिक फॉर्म में, और जब भी एटॉमिक फॉर्म में होता है मेटल तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है आपका 0, ठीक, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर +3 से 0 जा रहा है, नंबर लाइन पे डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन होता है, याद है, याद है, बताइए। तो रिडक्शन हो रहा है, कौन सा डेफिनेशन चिपकाएंगे बताओ, इसमें से क्या रिमूवल हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें से, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सही है। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है, इन्होंने क्या पूछा है, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि Fe2O3 तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। अब सुनो, अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और यहां से आप यहां जा रहे हो तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, चेक कर लो भाई, यहां एक ऑक्सीजन है, यहां 2 ऑक्सीजन है, कार्बन मोनो कार्बन डाई, सही है। और अगर आप निकालना चाहो तो ऑक्सीडेशन नंबर से भी निकाल सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना आ जाएगा चेक कर लो, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो कार्बन का x मानोगे तो कितना आ जाएगा, x + -2 = 0, तो x की वैल्यू +2 आ जाएगी यहां से, यानी कि कार्बन का कितना आ गया +2। तो यहाँ कार्बन +2 ऑक्सीडेशन नंबर में स्टेट में, ऐसा आप सोच सकते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड में कौन से स्टेट में, +4 में। क्यों भाई भूल गए हो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे निकालोगे, CO2 में ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कार्बन का x मान लोगे तो x प्लस, और कितने ऑक्सीजन है 2, तो 2 × -2 बराबर 0 करेंगे, ठीक। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, +4। तो आप साफ साफ देख सकते हो, आप ऑक्सीडेशन नंबर से देख लो कि कार्बन यहाँ पे +2 में था, यहाँ +4 में चला गया, तो +2 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, या दूसरे शब्दों में बोले तो क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, बताइए कोई डाउट है, ठीक। तो यहां पर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कोई डाउट है बताइए, ठीक, करेक्ट। और रीजन इसने पूछा है क्या, रीजन नहीं पूछा है, बट हमने रीजन भी लिख देना है, क्या, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो कहीं से ऑक्सीजन निकाल लेता है, क्योंकि खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये ऑक्सीजन कहां से गेन कर रहा है, इसमें से ऑक्सीजन निकालना, इसमें से ऑक्सीजन कौन निकाल रहा है, ये, इसलिए लिखा हुआ है आपकी किताब में, यहां पढ़ लीजिए कि इट रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम Fe2O3, Fe2O3 से ऑक्सीजन निकालने का काम कौन कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है तो सामने वाले को रिड्यूस करा दे रहा है, तो इसको रिड्यूस कराने के लिए ये जिम्मेदार है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द केमिकल कॉम्बिनेशन। अब यार बहुत आसान है, कुछ भी लिख दो ना, केमिकल कॉम्बिनेशन में H2 + O2 = H2O लिख दो, या कार्बन मोनोऑक्साइड + O2 = CO2 लिख दो, कुछ भी लिख दो, है ना। इसमें आप एक और लिख सकते थे, कौन सी, आपके सिलेबस में, क्यों भाई याद है, एनसीईआरटी में लिखा है कॉम्बिनेशन का एग्जांपल, H2 + O2 गैस गैस और गिव्स वाटर 2H2O, याद है, लिक्विड लिक्विड लिखा है एनसीईआरटी में, तो लिक्विड लिख रहे हैं हम लोग, चेक कर लो, ये भी कॉम्बिनेशन है, दो सब्सटेंस मिलके सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल, अब ये एनसीईआरटी में पढ़ाया हुआ है, बस मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है, और रिड्यूस कौन हो गया, कॉपर ऑक्साइड, हो जाएगा बताइए, सही है, ठीक। नेक्स्ट, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर अ डबल, ये अच्छा सवाल है बच्चों, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, पूछो क्यों, क्योंकि ये आपको एग्जाम में याद ही नहीं आएगा, बात ये है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल जल्दी से याद नहीं आता एग्जाम में, ठीक। तो एक तो ये वाला आपने पढ़ा हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी NaCl, चाहो तो ये लिख दो, चाहो तो एक और लिख दो, कौन सा वाला याद है, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस वाला, रिएक्ट करेगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो आपको क्या देता था, लेड आयोडाइड का येलो पीपीटी, ठीक है, PbI2, और साथ में क्या मिलता था, KNO3, याद आया। बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 लगा दोगे, 2 पोटेशियम हो गए, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, 2 नाइट्रेट है, लेड 1 है, ये Pb है, Pb, ठीक है। तो ये जो PbI2 यही येलो पीपीटी होता था, सॉलिड इनसॉल्युबल, तो ये भी आपका पीपीटी का रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक, सही है, चेक कर लो, हो जाएगा बताइए, हो जाएगा, लेड आयोडाइड, यस PbI2 लेड आयोडाइड, ठीक। और सुनो,
अगर कुछ भी ना याद आए तो इसमें न्यूट्रलाइजेशन लिख सकते हो आप, न्यूट्रलाइजेशन वाला, बट वो ज़्यादा अच्छा आंसर नहीं लगेगा। न्यूट्रलाइजेशन भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, है ना। बट आप इन दोनों में से कुछ लिख देना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, व्हाट हैपेंड व्हेन द मिल्क इज लेफ्ट ओपन एट द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, है ना। दूध को जब आप गर्मी के दिनों में खुला छोड़ देते हो तो क्या होता है, तो बच्चों उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ध्यान सुनो, गर्मी के दिनों में वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, तो वो दूध को खराब कर देते हैं, सार कर देते हैं, खट्टा कर देते हैं, यानी कि वहां पर एक बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। अब वो रिएक्शन हमें नहीं करनी है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि दूध में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट ये आपको ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ये बात लिखनी है, ठीक। ऑक्सीडेशन होता है, याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये आंसर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन द मिल्क इज लेफ्ट ओपन एट द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर गेट ऑक्सीडाइज्ड, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एंड बिकम रेंसिड, ठीक है, क्योंकि वो अब पीने के लायक नहीं रहता, दूध खराब हो जाता है, वो सार हो जाता है, टेस्ट उसका खराब हो जाता है, स्मेल स्मेल उसकी खराब हो जाती है, ठीक है। ओके, करेक्ट। एक बच्चा कह रहा है कर्ड बन जाता है, नहीं, वो एग्जैक्टली कर्ड नहीं बनता है। कर्ड बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो कर्ड बनाने एक अलग प्रोसेस होता है, ठीक। आप खुद सोचो ना, दूध खराब हो जाता है तो खा थोड़ी, आप उसको पी थोड़ी ना लेते हो, वो कर्ड, दही थोड़ी, हर बार दही थोड़ी ना बन जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो जरा। अब ये मैं नहीं बता रहा हूं, कह रहा व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व व्हेन द आयरन नेल एंड द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इफ आयरन नेल्स आर डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट। तो उन्होंने दो ऑब्जर्वेशन आपसे पूछे, किसके किसके लिए, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द आयरन नेल, आयरन नेल में क्या चेंजेस होते हैं। तो याद करो, आयरन हमने लगाया था सॉलिड फॉर्म में, ये आयरन नेल है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ठीक, एक्वस। तो ये पहले ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो FeSO4 बनता है, यानी कि ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनेगा एक्वस। ये ग्रीन कलर का पेल ग्रीन या ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनेगा, और साथ में कॉपर निकल जाएगी। तो ये जो कॉपर निकल जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये कॉपर आपकी थोड़ा सा रेड ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन कलर की कॉपर होती है, ब्राउनिश कलर किस पर डिपॉजिट हो जाता है, आयरन नेल पे। ये आयरन नेल है, और आयरन नेल के ऊपर रेड ब्राउन कलर का कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। तो आयरन नेल का क्या हुआ बताओ, उस पर रेड ब्राउन कॉपर डिपॉजिट हो गया, और सॉल्यूशन का ब्लू कलर धीरे धीरे जाने लगता है और ग्रीन कलर आने लगता है, ठीक। पढ़ लीजिए, द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। ब्लू कलर जाने लगता है बिकॉज आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर, और धीरे धीरे ग्रीन कलर आने लगता है, ठीक। क्यों, क्योंकि फेरस सल्फेट बनने लगता है। बताइए, कोई डाउट है। लेकिन उसने बच्चों किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा था, आयरन नेल और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो उसी रिस्पेक्ट में आंसर देना है। आयरन नेल के ऊपर ब्राउन कलर का कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड होने लगता है, यानी कि कॉपर सल्फेट का कलर जाने लगता है धीरे धीरे। क्यों, क्योंकि यहां से कॉपर डिस्प्लेस कर दिया आयरन ने, ठीक। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये बच्चों का सवाल है, खुद ही पढ़ लेना और खुद ही कर लेना। कह रहा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस आपस में केमिकली कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट देते हैं आपको। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर सिंगल प्रोडक्ट देते हैं आपको, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, ठीक। ओके, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, देख लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बच्चों, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा, याद रखिएगा। इनसॉल्युबल मतलब जैसे नमक पानी में डिसॉल्व हो जाता है ना, सॉल्यूशन बनाता है, ट्रू सॉल्यूशन, वैसा नहीं। इनसॉल्युबल होगा, सॉलिड होगा कुछ, उसको पीपीटी, वो नीचे ऐसे बैठ जाएगा सॉल्यूशन में, ठीक। तो द रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस और द प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड पीपीटी रिएक्शन, यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और बच्चों अभी अभी तो एग्जांपल बताए थे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के, ठीक। ओके, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हाँ, उसने बच्चों आपसे सवाल किया, कह रहा व्हाट डज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बस एक्सोथर्मिक क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट भी निकलती है। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, ठीक। और एंडोथर्मिक क्या होती है, ऐसी रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक का रिएक्शन तो मैं भैया एग्जांपल बहुत सारे याद हैं, जैसे कि मीथेन का कंबशन हो गया, या कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन बनेगा वहां पर, स्लेग लाइन, ठीक है ना। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है वो। एंडोथर्मिक में बच्चों ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है,
एनर्जी एब्जॉर्ब होती कौन से फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, याद रखिएगा। ठीक, ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है, कौन से फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इस एनर्जी की हेल्प से जो कंपाउंड होगा वो या सब्सटेंस होगा वो एक या एक से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए AgCl को सनलाइट में रखा तो डिकम्पोजिशन हो गया इसका। ठीक, डिकम्पोजिशन हो गया लेकिन एंडोथर्मिक है। क्यों एंडोथर्मिक है? क्योंकि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है, मतलब फोटोकेमिकल का मतलब सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एनर्जी ये सनलाइट के फॉर्म में ले रहा है, रिक्वायर्ड है एनर्जी। ठीक है, एंडोथर्मिक है। कोई डाउट है बताइए? ठीक, ये चीज हो गया। अगला, एंडोथर्मिक के और भी बहुत सारे एग्जांपल है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दीजिए। ठीक है, अगला सवाल, क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन एज कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ भाई, बताना है कौन सी कॉम्बिनेशन है, कौन सी डिकम्पोजिशन है। उसने बता भी दिया है ना कि कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन सॉरी कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, पहली वाली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, जल्दी से बताओ जरा। ये वाली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? बोलो 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 बोलो। डबल 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 DD है ये। क्यों? यहां से आयन का एक्सचेंज हो रहा होगा, चेक कर लो। ये आपको क्या क्या देगा, Ba2+ आयन और Cl-, और ये आपको क्या देगा, H+ और SO4 2-। इसका कैटायन इसके एनायन के पास जाएगा, BaSO4 का व्हाइट PPT बनेगा और साथ में H+ Cl-। DD हो गई है। DD का मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट की हो गई है ना। और प्रेसिपिटेशन का भी एग्जांपल है, लेकिन प्रेसिपिटेशन पूछा नहीं था हमसे। अगला सवाल इसी में। हाँ, बताइए, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना। बताओ कौन सी रिएक्शन है ये? सेकंड वाली, बी वाली कौन सी, बताओ कौन सी है? बोलो 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 बोलो। कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दो सिंपलर सब्सटेंसेस हैं, कार्बन ऑक्सीजन ने कंबाइन किया और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। ठीक, उसके बाद यहां पर देखिए थर्ड वाली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, बताइए जरा जल्दी से। थर्ड वाली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, बताइए जरा। थर्ड वाली सी, कॉपर सल्फेट को एल्यूमिनियम के साथ किया, एल्यूमिनियम सल्फेट बना और कॉपर बाहर हो गया। डिस्प्लेसमेंट, यस, क्योंकि एल्युमिनियम ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और एल्युमिनियम सल्फेट के साथ जाके लग गया। ये देखिए कॉपर बाहर हो गया, डिस्प्लेसमेंट है ये कौन सी, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, ऊपर वाली कौन सी थी, कॉम्बिनेशन थी। नेक्स्ट है, जिंक कार्बोनेट को गर्म किया और जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। ये कौन सी बताइए? एक सिंपल सब्सटेंस, सॉरी एक सिंगल सब्सटेंस दो सब्सटेंसेस में ब्रेक हो रहा है। ठीक है ना, डिकम्पोज हो रहा है, तो ये हो गया डिकम्पोजिशन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। डिकम्पोजिशन हो गया, आगे बढ़िए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये हो गया है ना, नंबर 4 सवाल था। नंबर 5 पे आ जाओ। ठीक, देखो, हाँ अब ये आ गया है और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब ये मैंने एनसीईआरटी में डिटेल में पढ़ाया है, तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, डायरेक्ट आंसर सुनिए। कह रहा है कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होते हैं। बताया था मैंने आपको, जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो पक्का रिडक्शन होगा, और रिडक्शन कहीं हो रहा है तो पक्का ऑक्सीडेशन होगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली साथ साथ होते हैं उसको हम रिडॉक्स बोलते हैं। ठीक, तो दोज रिएक्शन in which both oxidation and reduction occur simultaneously are called redox reaction। ठीक, उसके बाद अब आपको बताना था आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ। तो ऊपर वाली रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया। कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया। चेक कर लो, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक, और कौन रिड्यूस हुआ है, लेड ऑक्साइड, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया तो ये रिड्यूस हो गया, दिस इज रिड्यूस्ड। नीचे वाली रिएक्शन में, ऊपर वाला तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाली रिएक्शन में बच्चों, ये मैंने आपको स्पेशली बताया था क्लास में, अगर आपको याद हो, आई डोंट नो याद है कि नहीं याद है, कुछ याद है, भूल गए हो क्या, बताओ भूल गए हो क्या, बोलो। MnO2 को किससे कनेक्ट करते थे, बताइए कितना याद है, देख लेते हैं। MnO2 को आप किससे कनेक्ट करोगे, यहां पे कनेक्ट करोगे या Cl2 पे, देखते किसको याद है, बोलो 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 बोलो। MnO2 को किससे कनेक्ट करेंगे, बताओ, भूल गए हो क्या सब कुछ, बोलो। MnCl2 से, वेरी गुड। तो एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं, ऐसे करके पढ़ाया था क्लास में, इसको इससे कनेक्ट करो बोला था। ठीक, MnO2 में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, MnO2। ठीक, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 होता है, Mn का मैग्नीज का X मान लो, और प्लस कितने ऑक्सीजन है, 2, और एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, तो 2 × -2 = 0, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4। याद कराया था क्लास में, पढ़ाया था। तो मैग्नीज पे कितना आ गया, +4, और MnCl2 में जाओगे
तो MnCl2 में मैग्नीज का कितना हो जाएगा, क्लोरीन का तुम्हें याद है -1 होता है, Mn का x मान लो तो x प्लस, और 2 इंटू Cl के ऊपर -1 तो -1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू +2 आ रही है, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक, ये सब क्लास में कराया है। तो मैग्नीज पे कितना आ जाएगा, +2। तो अब तुम बोल सकते हो क्या कि मैग्नीज के ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, +4 से कहाँ जा रहा है, +2, और डेफिनेशन कौन सी चिपकाओगे बताओ, +4 से +2 यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, तो रिडक्शन आ रहा है। और डेफिनेशन कौन सी चिपकाओगे, MnO2 में से ऑक्सीजन निकल रहा है बाहर, रिमूव हो गया, चेक कर लो, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, क्लोरीन जुड़ गया, वो छोड़ो आप, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में आंसर, MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2। ठीक, और बताओ HCl को किससे कनेक्ट करेंगे, H2O से कि Cl2 से, बताओ, देखते हैं क्या याद है आपको। HCl को किससे कनेक्ट करते थे, H2O से कि Cl2 से, बताइए, बोलिए क्या याद है, Cl2 से, वेरी गुड वेरी गुड। H2O से क्यों करोगे बेटा, H2O से क्यों करोगे बताओ, इसको हम कनेक्ट करेंगे इससे, ठीक, और कौन सी डेफिनेशन लगाएंगे, चेक करो, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन का क्या है, -1 है, क्लोराइड -1, Cl -1, और क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में 0, चेक कर लो, -1 से कहाँ जा रहा है, 0 पे, तो नंबर बढ़ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बताओ डेफिनेशन कौन सी लगाओगे, HCl जा रहा है Cl2 में, डेफिनेशन कौन सी लगाओगे, ऑक्सीडेशन की कौन सी डेफिनेशन लगेगी बताओ, बोलो कौन सी डेफिनेशन लगेगी ऑक्सीडेशन की, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां से यहां जा रहे हैं, ये रिएक्शन क्यों नहीं तैयार करते हो, मैंने इतनी बार आपको बताया है, ऑक्सीडेशन क्या है यहां पर बताओ, HCl में से हाइड्रोजन निकल रहा है तो रिमूवल ऑफ, और क्लोरीन बच जा रहा है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, जो लोग कंफ्यूज हैं अभी भी, तो भैया हाइड्रोजन यहाँ पे +1 में HCl में, और वाटर में भी तो +1 है, क्यों जाओगे वहां से वहां, बताओ। अच्छा, कुछ लोग के मन में आ रहा होगा पता है क्या, कि इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो ऐसे करके, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना, तब भी ऑक्सीडेशन हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन मैंने इसको इससे कनेक्ट सिखाया था आपको क्लास में, चलो कोई बात नहीं। हमें तो बस ये बताना था, हमें तो बस ये बताना था कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो HCl इज ऑक्सीडाइज टू, सुन लेना ध्यान से, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू, इससे ही कनेक्ट करना Cl2 से ही, क्लोरीन, बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, समझ गए, बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कोई डाउट है बताइए। और MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2 बाय लॉस ऑफ, बाय रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या लिखेंगे, इसका रीजन क्या है, बाय रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये लीजिए, फिर से मैंने डिस्कस कर लिया आज डिटेल में इसको, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि कौन कहाँ गया है, तो MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2 और HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, अगर उसने पूछ लिया तो। ठीक, देख लो अच्छी तरीके से, बहुत बार पढ़ा चुका हूं भाई, अब तो याद कर लो। नेक्स्ट, ये नंबर 5 है। अब नंबर 6 आ जाइए जरा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों ध्यान से जरा चेक करो, मीथेन का कंबशन हो रहा है, हीट निकल रही है। अब सुनो, खास बात पता है क्या इंपॉर्टेंट है, सुनो, हीट निकाल रहा है बेचारा, हीट निकाल रहा है, चिल्ला चिल्ला के आपसे कह रहा है कि भैया देखो मैंने हीट निकाल दी। अब बताओ, हीट निकल रही है प्रोडक्ट साइड में, बताओ क्या नाम रखोगे इसका, बोलो, एनर्जी बाहर निकल रही है हीट के फॉर्म में, क्या नाम रखना चाहिए बताइए, बोलिए स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक, यस। तो एक्सोथर्मिक, उसने हमसे सवाल पूछा, एंड डिफाइन इट, एंड डिफाइन इट मतलब, सुन लो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन मतलब जो भी टाइप की रिएक्शन उसको डिफाइन भी करना है। तो ये कौन सी टाइप की है, एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक को डिफाइन भी करो। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें, जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट भी निकलती है, एनर्जी भी निकलती है। पढ़ लीजिए। तो भाई सुनो, आता है आपको, मुझे पता है, सवाल पढ़ो, टाइप ऑफ द रिएक्शन बता के डिफाइन करना है, खास बात ये। ठीक, तो डिफाइन करो, इट इज अ रिएक्शन इन विच द हीट एनर्जी इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। 7th क्वेश्चन सुनो, पोटैटो चिप्स, इसके कारण बताना है, रीजन बताना है। पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चर फिल द पैकेट चिप्स विद द नाइट्रोजन गैस,
तो रीजन क्या है, हमें रेंसिडिटी से बचाना है इसको, यानी कि फूड रेंसिड नहीं होना चाहिए, टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, सही है, ताकि हमारे चिप्स खराब ना हो जाए। उसके बाद आयरन आर्टिकल्स आर शाइनिंग व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन। सुन लो ध्यान से, आयरन आर्टिकल कुछ दिनों के बाद रेडिश ब्राउन पाउडर जैसा उसके ऊपर कुछ फ्लैकी सब्सटेंस लग जाता है, मतलब उस पर रंग जंग लग गया, रस्टिंग हो गई उसकी। रस्टिंग कोरोजन का टाइप है भैया, तो कोरोजन हो गया, रस्टिंग एंड कोरोजन। कोई डाउट है बताइए, बताइए। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपने यहाँ रेंसिडिटी शब्द का यूज नहीं किया फूड वाले में तो 0 नंबर मिलेगा, और अगर आपने आयरन में आयरन की रस्टिंग हो गई आयरन की रस्टिंग हो गई, कोरोजन शब्द का यूज नहीं किया तो 0 मिलेगा आपको, क्योंकि रस्टिंग क्या है, कोरोजन का ही एक टाइप है, याद है, रस्टिंग क्या है, कोरोजन का ही एक टाइप है, क्लास में पढ़ाया है, यस और नो बताइए, ठीक, ओके। नाउ अब आइए नेक्स्ट देखिए। नाउ बच्चों, लिस्ट एनी 2 चेंजेस विच टेक प्लेस व्हेन ऑयली फूड गेट्स ऑक्सीडाइज। तो 2 चेंजेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताइए। फूड रेंसिड हो जाता है, ठीक, और उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। उसके बाद मेंशन मेजर विच प्रिवेंट्स स्लो डाउन ऑफ ऑक्सीडेशन, ओके। बताओ, ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने फूड को हम कहाँ रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कम हो जाता है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन कम हो जाता है, ठीक। और आप क्या करोगे, फ्लशिंग द कंटेनर विद द इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जैसी गैसेस को कंटेनर में रख देंगे। कोई डाउट है बताइए। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट भी रख सकते हो, ठीक है, करेक्ट, ओके, एंटीऑक्सीडेंट्स भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगला सवाल, नाउ आ जाइए, कह रहा व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक स्ट्रिप इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बहुत आसान है, मैं क्या ही पढ़ा दूं इसमें, बताओ बच्चों। जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। चेक कर लो, कॉपर हो गया बाहर, जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ट्रांसपेरेंट होता है जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन, ठीक। और कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर धीरे धीरे चला जाएगा, ठीक। और जिंक का स्ट्रिप जो होगा, जिंक स्ट्रिप जो होगा, जिंक स्ट्रिप पे धीरे धीरे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। चेक कर लीजिए। अगला सवाल नंबर 9 था ये। नाउ नंबर 10 क्वेश्चन आ जाइए। A student prepares aqua solution of the following salt: कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। राइट द कलर, अच्छा कलर बताना है, वेरी गुड क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो जाएगा, तो कॉपर सल्फेट का कलर क्या होगा बताइए एक्वा सॉल्यूशन का, ब्लू, ब्लू ब्लू, कॉपर सल्फेट ब्लू। क्यों भाई, ये सुनो, बोलो बोलो बोलो। कॉपर सल्फेट का ब्लू, फेरस सल्फेट का पेल ग्रीन, ठीक है, फेरस सल्फेट का पेल ग्रीन बताया है, और सोडियम सल्फेट का, ठीक है, और बेरियम क्लोराइड का। तो बच्चों सोडियम सल्फेट थोड़ा सा मिल्की वाइट होता है, सोडियम सल्फेट जो होता है थोड़ा सा मिल्की वाइट होता है, मिल्की वाइट, और बेरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन व्हाइट कलर का होता है, ठीक। ये आंसर्स लिखे हुए आप लोग देख लीजिए, कलर भी पूछ लिया भाई, वेरी गुड। कॉपर सल्फेट ब्लू, फेरस सल्फेट पेल ग्रीन, सोडियम सल्फेट यहाँ याद करने वाला था, मिल्की वाइट होता है, थोड़ा सा दूधिया कलर का सफेद होता है, और बेरियम क्लोराइड एग्जैक्टली वाइट होता है। देख लीजिए और याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, ये तो बढ़िया सवाल आ गया, याद करने वाला है। और जिन लोग को ज्यादा कॉन्फिडेंस करना है तो गूगल ओपन करिए और कॉपर सल्फेट का कलर देखिए का सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट का कलर देखिए, पेल ग्रीन होता है, पेल ग्रीन मतलब हल्का, वो आपको गूगल करो पेल ग्रीन कैसा होता है दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है, करके देखिए एक बार। सोडियम सल्फेट मिल्की वाइट होता है, सोडियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन देखो मिल्की वाइट होता है, दूधिया कलर का थोड़ा सा सफेद होता है, और बेरियम क्लोराइड एग्जैक्टली वाइट होता है, ठीक। देख लो भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कलर सही सही लिखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में वो सोच रहे हैं कि आप लेबोरेटरी करके आए हो, लेबोरेटरी में आपने सॉल्यूशंस बनाए हुए हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि आपने स्कूल में नहीं बनाए, लेकिन वो लोग सोच रहे हैं कि आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है, आपने एक्वा सॉल्यूशन देखे हुए हैं, तो इसलिए वो लोग पूछ रहे हैं आपसे कि आप लैब गए हो कि नहीं गए हो, ठीक है। चलिए, तो गूगल करके देखा करिए। अब देखिए बच्चों, ये घिसा पिटा सवाल है, इसको मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं, पढ़ लो ध्यान से। कह रहा है मेंशन द कलर ऑफ फेरस सल्फेट FeSO4 क्रिस्टल, पेल ग्रीन, ठीक। उसके बाद या लाइट ग्रीन बोल दो या पेल ग्रीन, सब बात सेम है, हल्का हरा होता है वो, है ना। कह रहा हाउ डज दिस कलर चेंजेस अपॉन हीटिंग, गर्म करोगे तो क्या होगा, पहले स्टेप में ये वाली रिएक्शन होगी, मैंने आपको लिखवाया स्टेप नंबर 1, बोलो। इसके 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएंगे, स्टेप नंबर 2 में ये वाली रिएक्शन होगी, तो पेल ग्रीन कलर किसमें चेंज हो जाएगा आपका, रेडिश ब्राउन में।
Fe2O3 का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन होता है। बैलेंस करना सिखाया हुआ, बताइए कोई डाउट है? बोलो 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 बोलो। आ गया? ठीक, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। पेल ग्रीन से कहाँ चला गया? रेडिश ब्राउन। 100 बार हो चुका है ये सवाल। आगे देखिए सवाल नंबर 12 बच्चों, कह रहा है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो भैया नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। सुन लो ध्यान से, बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है यार। ये एसिड है और ये मेटल है, ठीक है? एसिड है और ये मेटल है, तो भैया बढ़िया वाला एसिड है तो HCl रिएक्शन करता है, आपको पता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। मैग्नीशियम क्या करेगा? HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस हो गया, बाहर हो गया, MgCl2 बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। बताओ कोई डाउट है? MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, फॉर्मूला बनाना आता है, बताइए। बोलो बोलो बोलो। और बैलेंस भी कर लोगे, क्यों भाई? मैग्नीशियम पे क्या होता है? 2+ चार्ज, और Cl पे होता है -1, तो MgCl2 बन जाएगा। बोलो, ठीक है। अगला सवाल देखिए। और हाँ, रिएक्शन कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैग्नीशियम ने एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक। नाउ नेक्स्ट है अगला सवाल, सवाल नंबर 13, कह रहा है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट। बताओ क्या दिक्कत है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी ये, और प्रेसिपिटेशन का भी एग्जांपल है, चेक कर लो। बेरियम क्लोराइड, अब मैं ये रिएक्शन आपको करके दिखाई देता हूं कहीं पर। ये देखो, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2, सबको पता होगा, ठीक। BaCl2। और एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? एल्युमिनियम पे होता है 3+ चार्ज, सल्फेट पे होता है SO4 2-, इसका 3 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो बनाएगा Al2SO4 होल थ्राइस। चेक कर लो, ठीक। और बनेगा क्या, अब आपको पता ही है, समझ गए ना? क्लोराइड आयन आएगा Al3+ के पास, तो क्या बनेगा? AlCl3। और बेरियम, यहां से जो बेरियम आयन मिलेगा सल्फेट के साथ BaSO4 बना देगा। चेक कर लो, बैलेंस कर लो। कैसे बैलेंस करोगे बताओ? यहाँ सल्फेट कितने हैं? 3, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे सल्फेट के सामने? यहाँ 3 लगा देंगे। ऐसा करने से, अब देखो जरा, लिख ही देता हूँ यार मैं, लो, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक। तो क्या बनेगा? BaSO4 और प्लस AlCl3। और BaSO4 व्हाइट PPT होता है, बेरियम सल्फेट, आपको पता है, इसलिए एरो ऐसे नीचे लगा है। नीचे लगने का मतलब है सॉलिड है, ये इनसॉल्युबल सॉलिड है। बैलेंस करो, सल्फेट 3 है तो हम यहाँ 3 लगा देंगे, जिससे ये वाले सल्फेट कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, ठीक। एल्युमिनियम 2 है तो हम यहाँ 2 लगा देंगे, तो 2 3 6 क्लोरीन हो गए, तो हम यहाँ 3 लगा देंगे। बेरियम हो गए 2, और यहाँ पर हो गए, सॉरी, बेरियम 3 चेक कर लो, बैलेंस हो गई। चेक कर लीजिए, कोई डाउट है बताइए? अब देखिए बच्चों, डाउन एरो का मतलब है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रही है, डाउन का मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, और अप का मतलब गैस निकल रही है। सुन लो ध्यान से, कोई गैस निकलती है, मान लो किसी रिएक्शन में कोई गैस निकल रही है, तो ऐसे एरो लगाते हैं, मतलब गैस उड़ जाएगी हवा में ऊपर, ठीक। और डाउन एरो का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ग्रेविटी की वजह से प्रेसिपिटेट सॉलिड नीचे बैठ जाएगा, समझे? ओके, बताइए कोई डाउट है? बोलिए। नहीं, कोई डाउट है? नहीं, ठीक, समझ गए। ये चीज़ है, ओके, करेक्ट। इसके बाद पूछा क्या था भाई, देख लेते हैं पूछा क्या था। कह रहा है स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन विच द अबव रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड। डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन दोनों बताना है आपको, क्योंकि कह रहा है स्टेट द टाइप्स, टाइप्स बोल रहा है, कौन कौन से टाइप्स में आ जाएगी? डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है क्योंकि कैटायन एनायन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक, समझ रहे हो ना? यहां से Ba2+ और Cl-, और यहां से आपको कौन कौन से आयन मिलेंगे? Al3+ और SO4 2-, ठीक। इसका कैटायन इसके एनायन से, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ, ठीक। तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और प्रेसिपिटेशन भी हो रहा है। BaSO4 बेरियम सल्फेट का व्हाइट PPT भी बन रहा है, तो दोनों लिखना है भैया, उसने टाइप्स बोला है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद ट्रांसलेट द अबव स्टेटमेंट इनटू अ केमिकल, मतलब केमिकल इक्वेशन लिखनी, स्टेटमेंट की, ये लिख दी, खत्म, बैलेंस करना है। अब सुनो अगला सवाल, व्हाट आर द 2 कंडीशंस व्हिच प्रमोट कोरोजन। अब खास बात ध्यान से सुनो, खास बात ध्यान से सुनो, कोरोजन बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि PPT सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मिलता है, एसिड बेस वाले में नहीं मिलता है कभी कभी, क्योंकि सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं एसिड बेस में कभी कभी, ठीक है, ओके।
ठीक। एसिड बेस रिएक्शन जब होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन वाली, तो वहां पे जो सॉल्ट बनते हैं जनरली वो एक्वस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, बात समझ लो। बाकी तो आपने देखे जो भी एग्जांपल, उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको पीपीटी मिलेगा। ठीक। अब आपको तो यहां पर तो याद ही है ना कि BSO4 का व्हाइट पीपीटी होता है, पूरी दुनिया को पता है, तो लिखोगे ही ना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बताइए यहाँ कौन सा एसिड बेस हो रही है, यहाँ कौन सा एसिड बेस हो रही है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कह रहा व्हाट आर द टू कंडीशन विच प्रमोट कोरोजन। अब यहाँ खास बात आ गई, सुनिए बच्चों ध्यान से। पता है क्या बच्चों, सुनो, कह रहा है कि दो कंडीशन लिखो जो कि कोरोजन को प्रमोट करते हैं, है ना। बहुत आसान है। अब कोरोजन को प्रमोट करने का एक एग्जांपल है आपके पास, कौन सा, आयरन। आयरन को एयर में एक्सपोज कर दो, ह्यूमिड एयर में, डैम्प एयर में। डैम्प एयर मतलब गीली हवा, गीली हवा का मतलब है उसमें क्या है, ह्यूमिडिटी भी है, ऑक्सीजन भी है, वाटर भी है। ठीक। और सिल्वर का एग्जांपल ले लो, तो उसको एक्सपोज टू एयर कर दो, एयर में खुला छोड़ दो कुछ दिनों तक, तो हाइड्रोजन सल्फाइड से कर जाएगा वो रिएक्शन, और Ag2S यानी कि सिल्वर सल्फाइड का ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाएगा उसके ऊपर। एक कॉपर को छोड़ दीजिए हवा में, मॉइस्ट एयर में खुला, तो पानी के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके वो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का ग्रीन कलर का लेयर बना देगा वो। तो कोरोजन के लिए आपको कंडीशंस लिखनी जो प्रमोट करती हैं उसको, तो भैया कुछ भी लिख दो ना। यहाँ पहला पॉइंट लिखा है इसने, किसको ध्यान में रखते हुए, आयरन का रस्टिंग को ध्यान में रखते हुए, आयरन के रस्टिंग को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इसने पहला वाला पॉइंट लिखा क्या, सब्सटेंस इज एक्सपोज टू एयर, करेक्ट, एंड वाटर भी होना चाहिए वहां। दूसरा, मेटल गेट्स ऑक्सीडाइज टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। कभी कभी ऐसा होता होगा कोई मेटल को आपने रख दिया, खुला छोड़ दिया, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो गए। अब जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन के साथ ही मिलकर ऑक्सीडाइज हो। यहां पे देखिए जरा, जब हमने सिल्वर का देखा था, तो सिल्वर, ध्यान से चेक करो बच्चों, सिल्वर ने हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ किया था, याद है, और क्या बनाया था, Ag2S, और हाइड्रोजन गैस निकल गई थी। ये भी तो ऑक्सीडेशन है भैया, चेक कर लो, ये भी तो ऑक्सीडेशन है, नहीं समझा क्यों भाई, ये भी तो ऑक्सीडेशन है, सिल्वर ऑक्सीडाइज ही तो हो रहा है, बस ऑक्सीजन की जगह इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सल्फर ऐड हो रहा है। चेक कर लो, ऑक्सीजन की जगह इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि कोई नॉन मेटल ऐड हो रहा है, उसका नाम है सल्फर। और भरोसा नहीं तो चेक कर लो, सिल्वर एटॉमिक फॉर्म में 0, और सिल्वर यहां कौन से फॉर्म में होगा, +1 फॉर्म में होगा, चेक कर लो। तो 0 से +1 में जा रहा है तो ऑक्सीडाइज ही तो हो रहा है। तो उसने बोला आपसे क्या कि मेटल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं मेटल ऑक्साइड में, तो मेटल का ऑक्साइड ही तो, सॉरी इसने लिखा मेटल ऑक्साइड लिख दिया, कोई बात नहीं, मेटल ऑक्साइड भी बन सकता है, मेटल सल्फाइड भी बन सकता है। जैसे कि सिल्वर का सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है। बोलो, हाँ मॉइस्चर रिच, ठीक है लिख देना, कुछ भी, इतना पढ़े लिखे हो आप लोग। आगे देखो जरा, अब देखिए बच्चों जल्दी से, हंसाने वाला सवाल दे दिया इन्होंने फिर से हमें। कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। बच्चों पहला वाला बताओ, पहला वाला बहुत फेमस है, इसमें हीट निकलती है, चेक कर लो, ये हाइड्रोकार्बन का कंबशन करा रहे हो तो हीट और लाइट निकलेगी, एक्सोथर्मिक हो गया पहला वाला। ठीक। दूसरा वाला लेड नाइट्रेट, अरे यार इसको कितना ही बताएं, ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी, बट डबल डिस्प्लेसमेंट ही लिख दीजिए काफी है, और ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख सकते हो प्रेसिपिटेशन इज ऑल्सो फॉर्म्ड, ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद थर्ड वाला बताइए बच्चों, ये आपका कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ, तो यहाँ पे हीट निकलती थी, याद है, तो ये एक्सोथर्मिक तो है ही, लेकिन साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है, क्योंकि दो सब्सटेंस ने एक सिंगल सब्सटेंस बना दिया, तो साथ में कॉम्बिनेशन का भी एग्जांपल है, चेक कर लो। ठीक, कॉम्बिनेशन, और ब्रैकेट में लिख सकते हो आप क्या। अच्छा देखो, एक बात खास बात है, एक बात खास बात है, पता है उसने एक्सोथर्मिक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ इन्होंने हीट नहीं लिखा था। ठीक, यहाँ इन्होंने हीट नहीं लिखा था, यहाँ इन्होंने हीट नहीं लिखा था, इसलिए उसने एक्सोथर्मिक ना लिख के ऑक्सीडेशन भी लिख दिया। ऑक्सीडेशन क्यों लिख दिया, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4 है। अच्छा एक मिनट, ऐसा नहीं, रुक जाओ, ये देखो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऐसे आप कर सकते हो, चेक कर लो। ठीक, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। कुछ क्वेश्चन समझ में आया, उसने बाहर हीट नहीं लिख के दिया था, लेकिन हमें पता है ना कि हीट निकलती है इसमें, हमें पता है, इसलिए हमने लिखा कि भैया एक्सोथर्मिक है। लेकिन इनके अकॉर्डिंग, इन्होंने तो इन्फॉर्मेशन हीट की दी नहीं थी, तो इनके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक, और इसी तरीके से ये वाली रिएक्शन में इन्होंने हीट नहीं लिखा था, हमें पता है ना हीट निकलती है, तो इसलिए हमने लिखा एक्स्ट्रा में कि एक्सोथर्मिक है, हमने एक्स्ट्रा में ब्रैकेट में एक्सोथर्मिक लिख दिया, या स्लैश करके, अगर हमें कॉन्फिडेंस है तब हम लिखेंगे एक्सोथर्मिक, है ना।
अदरवाइज इनके अकॉर्डिंग इन दोनों ने कंबाइन किया और एक सिंगल बना, तो कॉम्बिनेशन इसका सही आंसर, इसका सही आंसर कॉम्बिनेशन है और ऊपर वाले का सही आंसर ऑक्सीडेशन है। कुछ समझ में आया? उन्होंने हीट नहीं लिखा, इसलिए आंसर आपको कौन से फॉर्म में देना था, कॉम्बिनेशन और ऑक्सीडेशन के फॉर्म में, समझे? क्योंकि देख लो ये भाई, ये कॉम्बिनेशन तो है नहीं क्योंकि दो सब्सटेंस मिलके दो बना रहे हैं, डीकंपोजिशन है नहीं क्योंकि एक सिंगल दो में ब्रेक नहीं हो रहा है, तो यार बचा कौन सा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो चेक कर लिया, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या दिक्कत है? या आप इसको रिडॉक्स भी लिख सकते थे, आप इसको रिडॉक्स भी लिख सकते थे क्योंकि रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और रिडक्शन भी हो जाता है। अब हमें कॉन्फिडेंस था कि हाइड्रोकार्बन का कंबशन हो रहा है, यहाँ हीट निकल रही होगी पक्का, इसलिए हमने एक्सोथर्मिक लिख दिया। अगर आप कॉन्फिडेंस हो तभी आप लिखोगे, ठीक। नेक्स्ट है जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, चेक कर लो, ठीक। ओके, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जाइए।